हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एमपी जीके में स्पेशल टॉपिक की हमारी सीरीज चल रही है और इसके अंतर्गत हम काफ़ी सारे टॉपिक आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन टॉपिक को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाएं और वो सारे के सारे टॉपिक आप लोग देख सकते हैं। आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, जैसे ऐसे कोई टॉपिक जो एमपी जीके के आपको नहीं आते हैं समझ, और आप उनकी शॉर्ट और बहुत ही अच्छी वीडियो चाहते हैं, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। किसी भी वीडियो सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए कि सर हमको ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को और देखते हैं आज मध्य प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट माउंटेन है, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत हैं, इन पर्वत को देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि पर्वतों को लेकर आपके जो भी डाउट होंगे वो सारे के सारे डाउट आज यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और एमपी के सारे पर्वत आपको बहुत अच्छे तरीके से आने लगेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउंटेन। माउंटेन है क्या, ये मुझको पता होना चाहिए। अगर मैं एक एस्पिरेंट हूं तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि पर्वत कहते किसको है। तो पर्वत एक स्थलाकृति, आप सबको पता है कि एक लैंडमास है और इसके दो ही आधार हैं कि ऐसी कोई भी टोपोग्राफी, कोई भी टोपोग्राफी टोपोग्राफी कोई भी उच्चावच उच्चावच जिसमें एक तो हाइट 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 हमको देखने को मिले एबव 900 मीटर। और अगर मैं आपसे बात करूं शेप शेप जिसको हम लोग कहते हैं आकार 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 अगर मुझे देखने को मिलता है ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर ऐसी स्थलाकृति को मैं पर्वत कहता हूं, माउंटेन कहता हूं। आप लोगों ने अगर जियो को कभी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो धरातल पर 3 प्रमुख स्थलखंड पाए जाते हैं और इन तीनों स्थलखंडों को अलग अलग डिफाइन किया गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करते हैं माउंटेन की। माउंटेन पर्वत। सेकंड प्लेस पर आते हैं प्लेट्यू प्लेट्यू और थर्ड नंबर पर आपको देखने को मिल जाता है प्लेन। तो अगर हम स्थलीय जो धरातल है इस पे पाए जाने वाले संरचनाओं की बात करें, उसमें सबसे पहले नंबर पर आपको देखने को मिलेगा पर्वत, दूसरे स्थान पे आते हैं पठार और तीसरे स्थान पे आते हैं मैदान। ये जो पर्वत पठार मैदान है इनके अपने अपने क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है देखो, अगर किसी स्थल खंड को पर्वत घोषित करना है तो क्राइटेरिया क्या है, 900 मीटर। कि कोई भी स्थल खंड 900 मीटर से ऊंचा होगा हम उसको पर्वत कह देंगे। और अगर किसी स्थल खंड को पठार घोषित करना है तो उसकी ऊंचाई 600 मीटर से एबव होनी चाहिए। और प्लेन की अगर आपसे कोई बात करेगा तो 300 मीटर। किससे ऊंचाई मेजर कर रहे हैं, MSL मिनिमम जो सी लेवल होता है, उस सी लेवल से हम इस ऊंचाई को कंपेयर करते हैं। सी लेवल एक वह जगह है जहां से सबको हम इक्वली मेजर कर पाते हैं। तो अगर किसी स्थल खंड को माउंटेन बनना है कि मैं पर्वत बनना चाहता हूं तो मेरी ऊंचाई 900 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर मेरा मन है पठार बनने का तो मेरी जो ऊंचाई है वो 600 मीटर होनी चाहिए। और मैं बने रहना चाहता हूं मैदान हमेशा, तो 300 मीटर मेरी ऊंचाई होनी चाहिए। अब समस्या की शुरुआत की कुछ पठारों ने, जैसे आपने तिब्बत के पठार को सुना होगा, उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, लगभग वो 12 या 1300 मीटर के आसपास ऊंचा है। अब पठार का पैरामीटर 600 मीटर है, ना वो पठार माना जा रहा ना ही वो पर्वत माना जा रहा, तो क्या करें। फिर एक और समाधान हमने निकाला जो कि मॉडर्न पैमाना है किसी भी टोपोग्राफी को मेजर करने का, कि ये हाइट आपके पास होनी चाहिए, लेकिन इस हाइट के साथ आकार भी इंपॉर्टेंट है। इस हाइट के साथ जो शेप है, ये शेप भी इंपॉर्टेंट है। अगर पर्वत है तो ट्रायंगुलर शेप होगा, ट्रायंगुलर मतलब ऊपर वाली जो जगह है इसमें स्लोप होगी काफी सारी, या ढाल होगा, बहुत तीव्र ढाल हमको देखने को मिलेगा। अगर पठार है तो ऊपर वाला हिस्सा कैसा होगा सर, फ्लैट होगा। जो टॉप है ये टॉप फ्लैट होगा। पठार और पर्वत में यही अंतर है कि पर्वत में जो स्लोप होता है, जो ढाल होती है, वो काफी जेंटल होती है। और प्लेट्यू अगर है तो जो टॉप रहेगा, टॉप टॉप फ्लैट रहेगा, टेबुलर हम इसको कहते हैं। माउंटेन में नैरो होता है, यहाँ पे फ्लैट होता है, टेबुलर होता है। और अगर प्लेन है तो प्लेन का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि ये बिल्कुल समतल रहेगा। ये बिल्कुल हमको पेनी प्लेन मतलब बिल्कुल आपको समतल देखने को मिल जाएगा, राइट। 3
पैरामीटर जो स्थलों के पैरामीटर हैं ये शायद आपको समझ में आ गए होंगे। एक पर्वत किसको कहते हैं, पठार किसको कहते हैं, मैदान किसको कहते हैं। अब हम अगर आपसे बात करें माउंटेन को लेकर, तो माउंटेन कई प्रकार के होते हैं। अगर आप इनके प्रकार की बात करोगे तो पर्वत के प्रकार भी काफी सारे होते हैं। तो एक बार हम पर्वत के प्रकार आपको बता देते हैं इनकी उत्पत्ति के आधार पर, और उसके बाद हम मध्य प्रदेश के जो माउंटेन हैं उन माउंटेनों को आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज हमने आपको सिखाई कि पर्वत स्थलीय जो स्थल है, इस स्थल खंड के उच्चावच है। दो तरीके के उच्चावच हैं, दो तरीके की टॉपोग्राफी हमको देखने को मिलेंगी। एक है आंतरिक जो कि धरातल के अंदर पाए जाते हैं, एक ऊपरी जो कि स्थल खंड पे पाए जाते हैं, और उसमें पर्वत पहले नंबर पे आते हैं। अब अगर आप माउंटेन को क्लासिफाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन देखते हैं, तो हम जनरली पढ़ते हैं इनकी उत्पत्ति के आधार पर क्लासिफिकेशन, कि कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है। और अगर इस आधार पर वर्गीकरण देखेंगे तो पर्वतों के हमको कुछ टाइप देखने को मिलते हैं। जैसे एक टाइप होता है बच्चे, एक टाइप आपको देखने को मिलेगा फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन। एक जो पर्वत होता है वह बलित पर्वत कहलाता है, जिसको आप लोग कहते हैं बलित पर्वत। और जो बलित पर्वत है यह फोल्डों के थ्रू बनता है, ड्यू टू फोल्डिंग वलन से जिसका निर्माण होता है, आप उसको बलित पर्वत कहते हैं। एक जो माउंटेन आपको देखने को मिलेगा वह होता है ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक या हिंदी में हम इसको कहते हैं भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत मतलब ऐसे माउंटेन जो भ्रंशन से बने हों, भ्रंशन के द्वारा बने हों, जो रिफ्टिंग के थ्रू फॉर्म्ड होते हैं, आप उनको ब्लॉक पर्वत कहते हैं या भ्रंशोत पर्वत कह देते हैं। और एक माउंटेन हमको देखने को मिलता है विच इज नॉन एज रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल या अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। और जब भी आप अवशिष्ट पर्वत की बात करते हैं तो किसी पर्वत का जब कलर, रंग यह परिवर्तित हो जाता है, और हाइट, अगर ऊंचाई इसकी कम हो जाती है तो हम उसको रेसिडुअल या अवशिष्ट पर्वत कह देते हैं। और इसी तरीके से एक टाइप और पढ़ा जाता है जिसे आप लोग कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन, कि कोई भी पर्वत वोल्केनो के द्वारा बना है, लावा से निर्मित अगर कोई पर्वत है तो हम उसको ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। और यह वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू बनते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के थ्रू बनते हैं। ये कुछ पर्वत के टाइप हैं। पहला है बलित पर्वत, बलन के द्वारा बना है। दूसरा है भ्रंशोत पर्वत, तीसरा है अवशिष्ट पर्वत, और चौथा है ज्वालामुखी। फोल्डिंग माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स, रेसिडुअल माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन। एक्चुअल थ्योरी क्या है, फिलॉसफी क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखो फोल्डिंग का मतलब क्या है। जैसे ये दो प्लेट है धरातल के नीचे, और ये प्लेटें एक दूसरे की ओर जब मूव करती हैं, एक दूसरे की तरफ ही आती हैं, तो आपस में टकराने के बाद इनमें इस तरीके के फोर्स काम करता है, इस तरीके के बलन पड़ते हैं। तो ये जो ऊपर उठी हुई स्थलाकृति है, जब पैरामीटर को फॉलो करने लगती है तो ये कहलाता है आपका फोल्डिंग माउंटेन, ये कहलाता है आपका बलित पर्वत। उदाहरण के तौर पर हिमालय एक एग्जाम्पल है। जो हिमालय है यह एक उदाहरण है बलित पर्वत का। इस बात को ध्यान रखना, जितने भी कॉन्टिनेंट में अभी लंबे और ऊंचे माउंटेन हैं, चाहे वो रॉकीज हो, एंडीज हो, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये फोल्डेड माउंटेन हैं, ये बलित पर्वत है। और जब हम लोग बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन की, भ्रंशोत पर्वत की, तो इसमें होता क्या है कि जैसे ये कोई जगह है और अचानक से यह इस तरीके से धंस जाती है कि ये प्लेट थी और इस प्लेट में नीचे ये धंस जाती है। तो नीचे गया वो जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये तो बन जाता है बैली, ये बन जाता है वृंश घाटी, और ऊपर उठे जो हिस्से हैं ये बन जाते हैं माउंटेन। तो जब कोई एक हिस्सा जमीन के अंदर जाता है या दो हिस्से जमीन के अंदर जाते हैं, बचा हुआ जो हिस्सा है उस हिस्से को आप बेसिकली जानते हैं किसके नाम से, आप जानते हैं ब्लॉक माउंटेन के नाम से। इसके पीछे कारण क्या होता है, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, है ना,
इस तरीके से जब ये डाइवर्जेंस फोर्स इन पे काम करता है तो उसके कारण ये जगह नीचे चली जाती है, नीचे धस जाती है और बचा हुआ हिस्सा ऊपर दिखाई देता है। आप उसको कहते हैं भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक माउंटेन। फिर एक है अपशिष्ट। अपशिष्ट का मतलब है कि जो फोल्डेड माउंटेन है, फोल्डेड प्लस ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक, या इसमें वॉल्केनिक माउंटेन, लंबे समय तक रहने के कारण इनमें चेंजेस आ जाते हैं, चेंजेस, जिसको हम लोग कहते हैं परिवर्तन। और इस परिवर्तन के कारण इनकी हाइट बदल जाती है, इनका रंग बदल जाता है और एक नए पर्वत के तौर पे देखने को मिलते हैं। आप उसको रेसिडुअल माउंटेन के नाम पे जानते हैं। जैसे अरावली एक फोल्डिंग माउंटेन हुआ करता था, लेकिन अब कैसा है, अब एक अवशिष्ट पर्वत के तौर पर है। और वॉल्केनिक माउंटेन तो हम लोग देखते हैं कि जैसे एमपी में मालवा का जो पठार है, इस मालवा का पठार एमपी में माउंटेन नहीं है लेकिन पठार है, तो ये भी वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा बना हुआ है। ये एक बेसिक सी कहानी है कि पर्वत क्या होता है और पर्वतों के जो प्रकार हैं, ये प्रकार कितने होते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से, और इन डेफिनेशंस को आप टू मार्कर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब हम इन ब्रीफ समझने की कोशिश करते हैं एमपी में कौन कौन से माउंटेन हैं, कहाँ ये अवस्थित हैं और किस प्रकार के हैं, एंड इनके जो फीचर्स हैं वो फीचर क्या हैं। हर एक चीज़ को बड़े इत्मीनान से समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश है, तो माउंटेन ऑफ एमपी, अगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आप माउंटेन को देखने के लिए जाएंगे तो कई सारे माउंटेन हैं। जैसे मेजरली अगर देखा जाए तो मेजरली हमको 3 माउंटेन के बारे में पढ़ना होता है। 3 माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं। एक थोड़ा सा अरावली का इम्पैक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश के ऊपर, तो अरावली को हम जान लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला। सेकंड जो एमपी में ही अवस्थित है, तो उस सबकी फेवरेट विंध्याचल माउंटेन, विंध्याचल पर्वत। और तीसरे नंबर पर जो आता है वह है सतपुड़ा। अब इसके अलावा आप कुछ और चीजें भी देखते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। वैसे तो ये 2 ही माउंटेन रेंजेस हैं, 2 ही, एक हमको देखने को मिलती है विंध्याचल, एक आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा। लेकिन विंध्याचल को जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं तो विंध्याचल की भी कुछ शाखाएं हैं, इसके कुछ ब्रांचेस हैं, और इन ब्रांचेस को आप इस तरीके से जानते हैं कि एक ब्रांच आपको देखने को मिलती है भांडेर पर्वत के नाम से। भांडेर, तो भांडेर एक माउंटेन रेंजेस है, किसकी? विंध्याचल की। इसी तरीके से एक माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलती है कैमूर, और कैमूर जो है वह कैमूर भी इसी का हिस्सा है, विंध्याचल पर्वतमाला का ही विस्तार है। तो हमको एक भांडेर देखने को मिलेगा, कैमूर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम क्लासिफाइड करते हैं सतपुड़ा को, तो सतपुड़ा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में एक हमको देखने को मिलता है मेकल भी इसी का हिस्सा है, मेकल पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा का ही विस्तार है। सेकंड नंबर पे सतपुड़ा खुद आ जाता है, जिसको आप लोग मध्य सतपुड़ा के नाम से जानते हैं, जो पूरे सेंट्रल एमपी में फैला हुआ है। तो एक हमको देखने को मिलता है सतपुड़ा, एक हमको देखने को मिलता है मेकल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और अगर आप इसमें बात करते हैं गुजरात के साइड वाला जो हिस्सा है वह जाना जाता है राजपीपला के नाम से आप इसको जानते हैं। तो इतनी पर्वत श्रृंखलाएं हमको पढ़नी है। थोड़ी बहुत और बीच में देख लेते हैं कि जैसे आप ग्वालियर की तरफ जाओगे तो गोपांचल पर्वत हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी और पहाड़ियां भी हमको पढ़नी होती, बट मेनली अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 2 ही पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल माउंटेन रेंजेस, एंड वन इज सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम एक डायग्राम बना दें और डायग्राम बना के इनको नोटिफाई कर देते हैं कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा मध्य प्रदेश है और आप लोग कोशिश किया करें
कि मैप, जितना आप मैप बना सकते हैं उतना मैप बनाइए। कम बनेगा, खराब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना मैं आपसे कह सकता हूं कि एक दिन बहुत अच्छा बनने लगेगा। और बहुत अच्छा बनने लगने से क्या मतलब है, हमसे बस बनना चाहिए। ये हमारा मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश में आप लोग जब देखेंगे तो एक पर्वत श्रृंखला आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। यहाँ एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है और इस पर्वत श्रृंखला को आप जानते हैं विंध्याचल। एक पर्वत श्रृंखला यहाँ फैली हुई है, इस तरीके से ये फैली हुई है, इसको आप लोग जानते हैं सतपुड़ा के नाम से। विंध्याचल का ही एक विस्तार है भांडेर, इसी का एक विस्तार है कैमूर। इधर आप लोग देखते हैं तो यहाँ हमको देखने को मिल जाता है गोपांचल पर्वत, देयर इज गोपांचल पर्वत, और अलग अलग चीजें भी हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ ऐसा फैला हुआ है अरावली। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे ये जो पर्वत श्रृंखला जा रही है, दिस इज नॉन एज अरावली, ये है अरावली है। सर अरावली का मध्य प्रदेश से क्या रिलेशन है? बेटा जो मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार राजस्थान तक फैला हुआ है और वो यहाँ तक आता है मेवाड़ के पठार तक, इसीलिए अरावली को हमको पढ़ना होता है। अरावली एक ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है, ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर इन दी अर्थ। धरातल पर सबसे प्राचीन अगर कोई संरचना है वह अरावली है। सबसे नवीन संरचना, सबसे न्यूली स्ट्रक्चर अगर कोई माना जाता है तो वह स्ट्रक्चर हिमालय है। तो ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर इन दी अर्थ ऑल्सो इन इंडिया, एंड जो न्यू यंगेस्ट है वो भी हमारे इंडिया में ही अवस्थित है, जिसको आप लोग हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, ये जो आपको दिखाई दे रही है दिस इज योर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्यन रेंज, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये विंध्यन है। और इसके दो अलग अलग नाम हैं, जैसे एक है भांडेर और एक है कैमूर। जो कैमूर है, ये कैमूर आता है छत्तीसगढ़ साइड, है ना, छत्तीसगढ़ साइड, और फिर का इसका विस्तार हमको अलग अलग देखने को मिलेगा। और ये इस तरफ यूपी के साइड चला जाता है, यूपी के साइड। ठीक है, नीचे जो हमको दिखाई दे रहा है दिस इज योर सतपुड़ा मेकल, ये है राजपीपला, दिस इज योर राजपीपला जो गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर करता है, विच इज योर राजपीपला। सेंटर वाला जो पॉइंट है दिस इज नॉन एज एक्चुअल सतपुड़ा हम जिसकी बात करते हैं तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आप इसको कहते हैं, ये है सतपुड़ा। और ईस्टर्न साइड में अगर आप देखेंगे, ईस्टर्न साइड में तो दिस इज योर मेकल। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला कहां पर है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। एंड दिस इज योर गोपांचल जिसपे ग्वालियर आपका बसा हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है, तो प्लीज आप इनको नोट कर ले, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना इनको लिखेंगे उतनी बेहतर होगा और पेपर में भी उतना ही बेहतर कर पाएंगे। और पेपर में बेहतर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। अगर आप पेपर में बेहतर नहीं कर पा रहे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। कितनी भी पढ़ाई आपने कर ली हो, ठीक है, कितनी भी पढ़ाई आपने कर ली हो, उसका मतलब तब निकलेगा जब आप उसको पेपर में बेहतर कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो उस पढ़ाई का, उस समय का कोई भी सेंस नहीं है। तो कोशिश करें जितना भी सीखते हैं उसको पूरी शिद्दत के साथ सीखें, ताकि फ्यूचर को हम ब्राइट बना सकें। और ऐसे प्रयास हमको लगातार करने चाहिए जिनसे सफलता हमारे पास आए, है ना, सफलता आना बहुत जरूरी है बच्चे। अब इनके बारे में ब्रीफली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम विंध्याचल पर्वतमाला की बात कर लें, विंध्याचल पर्वतमाला, तो क्या क्या आपको इसके बारे में पता होना चाहिए वो सीखिए। विंध्याचल पर्वत, विंध्यन माउंटेन, विंध्यन माउंटेन, विंध्याचल पर्वतमाला। बच्चे समझो, सबसे पहले इसकी अवस्थिति हमको पता होना चाहिए, इसकी उत्पत्ति के बारे में आपको पता हो कि कैसे बना है। अगर आप इसकी उत्पत्ति देखेंगे, उत्पत्ति कह सकते हैं या
इंग्लिश वाले बच्चे इसको ओरिजिन कहते हैं। कैसे इसका ओरिजिन हुआ है? तो इनिशियली जब ये बना था एक ब्लॉक माउंटेन के तौर पे हुआ करता था। जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तो उत्पत्ति के समय यह एक बलित पर्वत हुआ करता था। लेकिन अगर करंट टाइम की आपसे कोई बात करेगा तो यह एक रेसिडुअल माउंटेन में कन्वर्ट हो चुका है। यह एक अवशिष्ट पर्वत में कन्वर्ट हो चुका है, इस बात को ध्यान रखना। तो बना था तब कैसा था? ब्लॉक माउंटेन। और अभी एक कैसे पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो अभी आपको देखने को मिलेगा एक अवशिष्ट पर्वत। क्यों? क्योंकि इसका रंग बदल चुका है, इसकी हाइट बदल चुकी है। रंग और हाइट बदल जाने के कारण हमने इसको अवशिष्ट पर्वत कहना शुरू कर दिया है। तो अवशिष्ट पर्वत के तौर पे जाना जाता है, ध्यान रखना। उत्पत्ति कैसे हुई थी ये भी आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा। अब हम इसकी लेंथ की बात करते हैं कि जो लेंथ है, लंबाई है, थोड़ी सी डिस्प्यूटेड है, लेकिन फिर भी याद रखना ये अप्रॉक्स 900 किलोमीटर में फैला हुआ है। 900 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अगर आप इसके एक्सटेंशन की बात करेंगे कि कहाँ तक यह एक्सटेंडेड है, एक्सटेंशन, विस्तार। जब भी हम विस्तार की बात करते हैं, गुजरात से शुरू होता है ये, गुजरात प्लस एमपी प्लस यूपी प्लस बिहार, और कैमूर की अगर मैं आपसे बात कर दूं तो सीजी तक ये फैला हुआ है। एमपी, यूपी, गुजरात, बिहार, सीजी तक इसका विस्तार हमको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि हाईएस्ट पॉइंट इसका क्या है, या एलिवेशन की आपसे कोई बात करेगा, ऊंचाई, तो कहते हैं इसका जो एवरेज एलिवेशन है ये 400 मीटर से लेके 1000 मीटर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमको तो हाईएस्ट पीक जानना है कि सर हाईएस्ट पीक इसकी क्या है। तो बच्चे अगर आप हाईएस्ट पीक को जानना चाहते हैं, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, तो दो याद रखनी है। एक तो हम लोग बात करते हैं शिगार चोटी। जो शिगार चोटी है यह मालवा वाले रीजन में है, जो कि 881 मीटर है। लेकिन आजकल ना गुडविल जो पीक है, इस गुडविल पीक जो 752 मीटर ऊंची है, ये हाईएस्ट पीक मानी जा रही है, और यह दमोह में अवस्थित है, दमोह में। तो दोनों में से कोई एक चीज आए आप प्लीज इसको बता दीजिएगा, ठीक है, याद रखना। ये फेमस है अपनी सैंड स्टोन के लिए। अगर आपसे कोई पूछे तो जो सैंड स्टोन है, इस सैंड स्टोन बलुआ पत्थर के लिए काफी ज्यादा फेमस है, इस बात को ध्यान रखना। और यह एक तरीके से डिवाइड करता है, डिवाइडर है, डिवाइडर किस किस के बीच में, जो हिमालयन रिवर है, हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर के बीच में यह एक डिवाइडर के तौर पे काम करता है। विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में इतनी सारी बातें लिख लीजिए, ये सारी बातें आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। डन भाई, डन। विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, कितनी इसकी लंबाई है, हाईएस्ट पीक क्या है, सैंडस्टोन के लिए फेमस है, और बहुत सारी रिवर्स का ओरिजिन यहाँ से होता है। अगर आप रिवर की बात करें, रिवर, नदियाँ आप जिनको कहते हैं, तो इसमें चंबल नदी, चंबल रिवर का ओरिजिन आपको इसी से देखने को मिलेगा। चंबल के साथ में वेतवा रिवर का उद्गम भी यहीं से होता है, वेतवा। फिर हम लोग बात करते हैं कैन रिवर, टॉन्स रिवर, और ये बहुत फेमस है, अपनी सुंदरता के लिए काफ़ी जाना जाता है। और इस रीजन में हमको सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। चूना पत्थर भी बहुत पाया जाता है। अगर आप सैंड स्टोन की बात करेंगे तो रेड सैंड स्टोन आपको देखने को मिलता है। लाल बलुआ पत्थर देखने को मिलेगा, जो बिल्डिंग बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। बिल्डिंग जो होते हैं
भवन निर्माण में ये बहुत काम आता है, इस बात को ध्यान रखना। तो विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में सारी बातें आपको क्लियर है, ऐसा अब मुझे समझ में आ रहा है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इसी की कुछ चीज़ों को थोड़ा सा देखते हैं, कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे कैमूर है और एक भांडेर हमको देखने को मिलेगा, तो कैमूर और भांडेर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब देखो, विंध्याचल पर्वतमाला के दो रेंजेस हैं, विंध्याचल पर्वतमाला के दो रेंजेस हैं। एक है कैमूर, कैमूर, एक है भांडेर। कैमूर की अगर आप लोग बात करेंगे तो कैमूर हमको देखने को मिलता है जबलपुर जो है, इस जबलपुर से, जबलपुर से आगे का हिस्सा, फ्रॉम दी जबलपुर, ये है कैमूर। ये इसकी लेंथ की जब आप लोग बात करते हैं तो 483 किलोमीटर इसकी लेंथ हमको देखने को मिलेगा। और इस बात को ध्यान रखना, यह लाइम स्टोन के लिए बहुत फेमस है। जो लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन, चूना पत्थर के लिए काफी ज्यादा फेमस है, इस बात को ध्यान रखना। तो कैमूर कहाँ देखने को मिलता है सर? जबलपुर से आगे हमको देखने को मिलेगा। और अगर आप कोई बात करेंगे तो इसमें हमें बेसिकली लाइमस्टोन बहुत मिलता है। यमुना प्लस टॉन्स रिवर जो है, इस टॉन्स रिवर का वाटर डिवाइडर है। अगर आपसे कोई पूछे कि यमुना और टॉन्स का वाटर डिवाइडर कौन है, तो यही पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है कैमूर। जबलपुर से आगे इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलिए। अब अगर आपसे कोई बात करता है तो भांडेर जो है नदन एक्सटेंशन ऑफ विंध्यन रेंज, विंध्याचल का उत्तरी विस्तार है। ये हमको छतरपुर सागर, दमोह, छतरपुर, दतिया, यहाँ तक देखने को मिलेगा। इसकी जो एवरेज हाइट है 500 मीटर के अराउंड है, और इसकी एवरेज हाइट आपको 600 मीटर देखने को मिलेगी। 600 मीटर। ये जो भांडेर पर्वत श्रृंखला है, इसी में गुडविल पीक अवस्थित है। जो गुडविल जिसको आप लोग कहते हैं सिद्ध बाबा चोटी, ये दमोह में अवस्थित है, जो 752 मीटर ऊंची है, और इसी को हम लोग कंसीडर करते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो विंध्याचल के दो विस्तार हैं, एक ईस्टर्न एक्सटेंशन है और एक उत्तरी विस्तार है। तो उत्तरी और पूर्वी विस्तार को प्लीज आप लोग ध्यान रखना, और ये किसके अंतर्गत आते हैं ये हमको देखने को मिलेंगे। जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में। ठीक है भाई, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस।
सतपुड़ा माउंटेन या सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, जब आप सतपुड़ा पर्वत की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति जब बना था तो इनिशियल टाइम है नॉन एज ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। करंट में इट्स नॉन एज रेसिडुअल, रेसिडुअल। अभी एक अवशिष्ट पर्वत के तौर पर जाना जाता है। पहले एक आपका बलित पर्वत हुआ करता था। अगर आप इसके एक्सटेंशन की बात करेंगे, एक्सटेंशन विस्तार, तो ये भी लगभग सेम ही है, थोड़ा डिस्प्यूटेड है। 900 किलोमीटर से लेके 1100 किलोमीटर के बीच में इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। और यह गुजरात के बाद एमपी के बाद सीरी, यहाँ पे फैला हुआ है। दक्षिणी हिस्सा इसका आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये विस्तार है। अगर आप इसके एलिवेशन की बात करते हैं, एलिवेशन या ऊंचाई की बात करेंगे, तो औसत ऊंचाई इसकी थोड़ी ज़्यादा है। एवरेज हाइट हमको ये लगभग हमको देखने को मिल जाता है 700 के मीटर के आसपास। ठीक है, एवरेज हाइट आपको इसकी कितनी देखने को मिलेगी। और लेंथ आपने देख लिया, इसका विस्तार कहाँ पर है। अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करते हैं, हाईएस्ट पीक, तो हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगा इसमें, जो हाईएस्ट पीक है, पीक ऊंची चोटी, यह मिलती है धूपगढ़। जो धूपगढ़ है, धूपगढ़ ये 1350 मीटर ऊंची है और महादेव पर्वत का हिस्सा है। महादेव जो माउंटेन है इसका हिस्सा है और पचमढ़ी में अवस्थित है। जो पचमढ़ी है, इस पचमढ़ी में सिचुएटेड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंची जो पॉइंट है, हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी अगर आप कहना चाहें, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थल भी धूपगढ़ है, जो इसी में अवस्थित है, ध्यान रखना। और ये जो माउंटेन है, इस माउंटेन की आप लोग बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने मिनरल्स और नेचुरल वेजिटेशन के लिए। फेमस यह है, प्रसिद्ध है एक तो मिनरल्स प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। खनिज संपदा के साथ में यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये लिखिए आप, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। यहाँ हमको जैव विविधता बहुत देखने को मिलती है, अच्छे वन पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ पाई जाती हैं, नेशनल पार्क बहुत सारे। और यहाँ हिल स्टेशन है पचमढ़ी। जो पचमढ़ी है, इस फेमस हिल स्टेशन ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की समर कैपिटल है। समर कैपिटल ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कोई है तो वह सतपुड़ा है। सतपुड़ा, प्लीज सतपुड़ा के बारे में लिख लीजिए, फिर हम सतपुड़ा का एक बार मैप बनाते हैं। इससे भी बहुत सारी है ना, इससे भी बहुत सारी रिवर्स निकली हैं। कौन कौन सी रिवर निकली बता देते हैं। पहले आप सतपुड़ा माउंटेन पर्वत के बारे में इतना सब कुछ लिख लीजिए, आखिर में मैं सब कुछ आपको रिवाइज करा दूंगा, सारी चीजें। बच्चों ये सीरीज ना बहुत कीमती सीरीज है। हर क्लास में ये कहना शायद उतना शोभनीय नहीं होता है कि आप इसको प्लीज सपोर्ट करें, इसको शेयर करें, आपके फीडबैक दें। अब हमने सोच लिया है कि जो होगा वो देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा खराब क्या हो सकता है, लेकिन हम अपने स्तर पर सारे प्रयास करेंगे। पसंद आएगा तो ऑटोमेटिकली आप शेयर करना शुरू कर देंगे और ऑटोमेटिकली आप अपने जो फीडबैक हैं वो फीडबैक जरूर देंगे। तो उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ कि आप इस सीरीज़ को भी पसंद करेंगे, ठीक है, और करना भी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चे, यह ग्रेनाइट के लिए फेमस है क्या। चलिए आगे और जानते हैं इसके बारे में।
विस्तार आपने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को और सतपुड़ा पर्वत। देखिए यहाँ काफी सारी नदियां और मिनरल्स की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एक तो रिवर्स, नदियां, नर्मदा नदी का ओरिजिन इसी से होता है, नर्मदा, नर्मदा के साथ में तापी, ताप्ती नदी यहीं से निकलती है, नर्मदा, तापी, वैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, वर्धा, ये नदियां देखने को मिलेंगी। अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं तो ढेर सारे मिनरल्स हैं सर, ढेर सारे मिनरल्स, मिनरल्स, खनिज, कॉपर, कॉपर, तांबा, तांबा, मैग्नीज, मैग्नीज, कॉपर है, मैग्नीज है, डोलोमाइट, डोलोमाइट है, आयरन ओर है, आयरन ओर है, आयरन ओर है। यहाँ बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। अगर आप नेशनल पार्क की बात करेंगे तो इसमें काफ़ी सारे नेशनल पार्क अवस्थित हैं, नेशनल पार्क प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क की जब भी आप बात करते हैं ना बच्चे, हम देखेंगे कि कान्हा नेशनल पार्क है, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क। यहाँ आपको बांधवगढ़ देखने को मिल जाएगा, सॉरी, कान्हा के अलावा हम लोग बात करते हैं सतपुड़ा, सतपुड़ा, फिर शिवनी, ये ऐसे काफ़ी सारे नेशनल पार्क भी इसी में अवस्थित हैं। अब सतपुड़ा को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जो सतपुड़ा मेकल रेंज है, इस सतपुड़ा मेकल रेंज को आप इस तरीके से 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा कहलाता है राजपीपला, जो कि गुजरात के साइड है, ऐसा, दिस इज राजपीपला, राजपीपला, राजपीपला जो है, इस राजपीपला का विस्तार होता है गुजरात, गुजरात से लेकर जो डिंडोरी है, इस बुरहानपुर तक, बुरहानपुर तक, ठीक है, ध्यान रखना। असीरगढ़ जो हिल्स होती हैं, इस असीरगढ़ हिल्स के बाद यह समाप्त हो जाता है बुरहानपुर तक, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है आपका, फिर हमको देखने को मिलता है सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है, इस सतपुड़ा की शुरुआत यहीं से होती है और यह मंडला तक हमको देखने को मिल जाता है, मंडला तक यही विस्तारित है, मंडला, और उसके आगे हमको देखने को मिलेगा मेकल, मेकल। तो यह 3 हिस्सों में बटा हुआ है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको जरूर याद रखें, क्योंकि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में 2 मार्कर या 7 मार्कर में चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब देखो, जैसे हमारे मध्य प्रदेश, इस मध्य प्रदेश को आप जब भी देखेंगे कुछ पॉइंट और हमसे कोई पूछ सकता है। कुछ पॉइंट, जैसे यहां एक चोटी पड़ती है, एक पीक है इस रीजन पे, ये ये धूपगढ़ है, धूपगढ़, और धूपगढ़ की जब भी आप लोग बात करते हैं, यह 1350 मीटर ऊंचे है। इसी के बाजू में चौरागढ़ पड़ती है, चौरागढ़, 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 चौरागढ़ 1322 मीटर ऊंची है, ये भी पचमढ़ी में। यहां हमको देखने को मिलता है इधर गुडविल पीक, गुडविल, गुडविल पीक, यह 752 मीटर ऊंची है। और इसके बाद बाजू में हमको देखने को मिलेगा इधर, इधर सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा 1122 मीटर ऊंची है। यहां आप लोग देखते हैं तो हमको शिगार चोटी देखने को मिलेगा, शिगार पीक, और शिगार पीक की ऊंचाई हमको 881
मीटर देखने को मिल जाती है। यहाँ अमरकंटक चोटी है, वेयर इज अमरकंटक, अमरकंटक, और अमरकंटक जो पीक है इसकी ऊंचाई हमको देखने को मिलती है 1050 मीटर। ये कुछ हाईएस्ट पीक इन एमपी है, और भी है लेकिन हमने ये आपको आसानी से बता दीजिए कि अगर पीक्स इन एमपी आपसे कोई पूछे मध्य प्रदेश में चोटियां तो आप बता देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर जरूर करते रहें, आपके फीडबैक जरूर दें, और जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर ये टॉपिक कवर करा दीजिए 30 से 40 मिनट में। ठीक है, चलिए तो फिर आपसे लेते हैं विदा, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें। और ये है थैंक यू, दिस इज आवर सिग्नेचर थैंक यू, हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें।